हेलो स्टूडेंट्स, देखिए इस वीडियो में हम जो सीबीएसई एग्ज़ाम का जो स्टैंडर्ड मैथ का जो पिछले साल का जो पेपर है वो हम सॉल्व कर रहे हैं। और इससे पिछले वीडियो में हमने जो 1 नंबर वाले जो हमारे 1 मार्क्स वाले जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं वो हमने सॉल्व किए थे। और इस वीडियो में अब हम जो हमारे 2 मार्क्स वाले और 3 मार्क्स वाले यानी 2 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है वो कितने आते हैं, वो 5 क्वेश्चंस आते हैं। और 3 मार्क्स वाले 6 क्वेश्चंस आते हैं। उनको हम इसमें आपको सॉल्व करके दिखाएंगे कि आपको किस तरीके से क्वेश्चंस को जो है एनालाइज करना है और पेपर में करके आना है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा गया है कि सोल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन x=3 एंड y=-4 ग्राफिकली। और इसमें ऑप्शन भी दिया है, देखिए कि या तो हम ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं या ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। दोनों ही बिल्कुल सिमिलरली एक जैसे ही क्वेश्चन है। तो कैसे करते हैं देखिए ज़रा। तो हमें क्या करना है, पहले x=3 और y=-4 इन दोनों लाइन का जो है वो ग्राफ हमें कार्टेशियन प्लेन पे बना लेना है। तो मैं यहाँ पर एक रफली एक कार्टेशियन प्लेन बना देता हूँ। ये देखिए x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। और आपको पता ही है x एक्सिस यहाँ पर इस वाले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है फर्स्ट वाले में। सेकंड वाले क्वाड्रेंट में जो है x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। थर्ड वाले क्वाड्रेंट में x और y दोनों नेगेटिव होते हैं। और इस वाले क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव और y नेगेटिव होता है। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले हमें x=3 और y=-4 इन लाइन को ड्रॉ करना है। तो देखिए x=+3 कहाँ आया होगा, 1 2 3, कहीं यहाँ पर x=3 होगा। अब यहाँ पर x=3 लाइन का मतलब है कि वो y को कहीं पर भी कट नहीं कर रहा। तो इसका मतलब वो जो लाइन होगी वो बिल्कुल y के पैरेलल इस तरीके से हमें ड्रॉ करनी है। अब देखिए y=-4 वाली लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, ये तो हमारी x=3 वाली लाइन हो गई। y=-4 वाली लाइन कैसे होगी, तो y नेगेटिव कहाँ पे होता है, ये y नीचे की तरफ, ओरिजिन से नीचे की तरफ। तो 1 2 3 4, तो y=-4 कहीं यहाँ पर होगा। अब यहाँ पे देखिए इस वाली y=-4 वाली लाइन में x की जो वैल्यू है वो कुछ भी नहीं दी हुई, यानी कि वो 0 है। तो इसका मतलब कि ये जो लाइन है ये x को कहीं पर भी कट नहीं कर रही। तो वो लाइन किस तरीके से ड्रॉ होगी, कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगी। अब देखिए y=-4 वाली लाइन, x=3 वाली लाइन, ये एक दूसरे को कहाँ पर कट कर रही हैं, ये एक दूसरे को कट कर रही हैं इस पॉइंट पर। और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, वो होंगे 3, -4, 3, -4, इन दोनों लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है। और ग्राफिकली जब हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर हमने ये देखा था कि जो लीनियर इक्वेशन का जो लाइन वाला ग्राफ होता है, एक दूसरी लाइन जहाँ पर ये कट करती हैं एक दूसरे को, जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वही इनका सॉल्यूशन होता है। तो इनका जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3, -4 इस तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से देखिए बी वाला पार्ट देखते हैं। अब या तो आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं एग्जाम में या ये वाला कर सकते हैं, जो भी आप समझ में आता है। वैसे दोनों ही एक जैसे से क्वेश्चन है, अगर आप फर्स्ट वाला भी कर लेंगे तो सेकंड वाला भी कर लेंगे, ठीक है। तो सेकंड वाला भी देख लेते हैं एक बारी हम। इसमें भी यही कहा गया है कि हमें क्या करना है, ग्राफिकली मेथड से इन दोनों दी हुई इक्वेशंस को सॉल्व करना है और ये बताना है कि वो कंसिस्टेंट हैं सॉल्यूशन या नहीं। देखिए अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाते हैं, फाइंड हम कर लेते हैं, तो वो कंसिस्टेंट होंगे, अदरवाइज नहीं। तो वही पहले हम क्या करते हैं, कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। तो x=0 जो लाइन है, देखिए x0 कहाँ पर होता है, यहाँ पर ये जो ओरिजिन होता है यहाँ पे x और y दोनों 0 होते हैं। तो x=0 ये रहा। अब ये देखिए, अब x=0 जो एक्चुअल में जो होता है, ये y वाली जो लाइन होती है ये पूरी, इसको हम x=0 भी कहते हैं। तो ये वाली लाइन होगी x=0 वाली। y=-7 वाली लाइन कौन सी होगी, y नेगेटिव कहाँ आएगा, नीचे की तरफ। तो y-7 कहीं यहाँ पर आएगा। तो y=-7। तो देखिए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे को कहाँ पर कट कर रही हैं, इस वाले पॉइंट पर। और ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0,
-7, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 0, -7। तो यहाँ पर इसके सॉल्यूशन जो होंगे वो भी 0, -7 होंगे। तो इसके सॉल्यूशन जो हैं वो एग्जिस्ट कर गए। तो इसका मतलब ये क्या है, कंसिस्टेंट है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को ग्राफिकली इस तरीके से कर सकते हैं एग्ज़ाम में, और आप इसको अच्छे से लिख कर दिखाएं तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। ये हमें एक देखिए ट्राइंगल बना हुआ है, और यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि ये जो एक्स जेड है, एक्स जेड जो लाइन है, एक्स जेड लाइन पैरेलल है किसके, बी सी के पैरेलल है, ठीक है। और हमें क्या दिया हुआ है कि ए जेड इजिकल टू 3 सेंटीमीटर, जेड सी, ए जेड कहाँ है, ये वाली लाइन हमें दी हुई है, ये कितनी है 3 सेंटीमीटर, और जेड सी ये वाली लाइन हमें दी हुई है, ये कितनी है 2 सेंटीमीटर। और बी एम कहाँ है, बी एम ये रहा, बी एम लाइन ये हमें दी हुई है 3 सेंटीमीटर। और एम सी दिया हुआ है, एम सी कितना है, एम सी है 5 सेंटीमीटर। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करनी है लेंथ एक्स वाई की, यानी कि ये वाली जो लेंथ है हमें ये फाइंड करनी है। तो देखिए अब देखिए ये जो है ट्रायंगल में यदि जो है एक ट्रायंगल की यदि दो साइड को इंटरसेक्ट करती हुई एक थर्ड साइड यदि ट्रायंगल की थर्ड साइड के पैरेलल हो, तो वहाँ पर एक बीपीटी थ्योरम भी अप्लाई होती है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसका हमने एक प्रूफ भी पढ़ा है और उस पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं। तो अब इस थ्योरम से हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो ये तो हमें पता ही है कि एक्स जेड जो है वो पैरेलल है बी सी के। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ए एक्स, देखिए ये वाला पार्ट, और ए एक्स और एक्स बी, इन दोनों साइड का जो रेशो होगा वो किसके बराबर होगा, वो ए जेड और जेड सी के बराबर होगा, ए जेड और जेड सी के बराबर होगा। और ए जेड और जेड सी ये क्या दिया हुआ है हमें, ए जेड की वैल्यू हमें पता है 3 है और जेड सी की वैल्यू हमें पता है 2 है। तो ए एक्स अपॉन एक्स बी ये कितना आ गया 3/2, ए एक्स और एक्स बी। और अगर इस पूरी लेंथ की हम बात करें तो वो क्या है एक्चुअल में, वो होगी 5 यूनिट के बराबर। अब देखिए ज़रा, अब हमें क्या करना है, हमें तो ये वाली लेंथ बतानी है, तो ये वाली लेंथ हमें ये पता है और ये लेंथ पता है। तो अब हम क्या करते हैं, हम बात करते हैं ट्राइंगल ए एक्स वाई और ट्राइंगल ए बी एम के। अब देखिए हमें पता है ये वाली लाइन के पैरेलल है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ए एक्स वाई और ए बी एम ये दोनों ट्राइंगल, देखिए ए एक्स वाई ये वाला ट्राइंगल और ए बी एम यानी ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। सिमिलर क्यों होंगे, क्योंकि एक तो ये वाला एंगल जो है दोनों में कॉमन है, और ये वाला एंगल के बराबर होगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो यदि तीनों एंगल आपस में बराबर हो जाते हैं तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बन जाते हैं, तो सिमिलर ट्राइंगल बन जाते हैं। सिमिलर ट्राइंगल हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ, इनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी उनका भी रेशो क्या होगा, बराबर होगा। तो हम रेशो अप्लाई कर देते हैं, देखिए ए एक्स अपॉन ए बी बराबर एक्स वाई अपॉन बी एम। तो ए एक्स जो है ये छोटे वाले जो ट्रायंगल है उसकी साइड है, और ए बी जो है ये बड़े वाले ट्रायंगल की साइड है। इसी तरीके से एक्स वाई छोटे वाले ट्रायंगल की साइड है और बी एम बड़े वाले ट्रायंगल की साइड है। तो ये रेशो भी हमारे क्या होंगे, बराबर होंगे। और ए एक्स अपॉन ए बी, देखिए ए एक्स जो है और ए बी एक्स बी इसका रेशो हमने निकाला था वो 3/2 आया था। तो ए एक्स अपॉन ए बी, तो इसका रेशो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3/5, क्योंकि अगर ये जो है ए एक्स हमने देखा था ए बी जो है वो तो 5 यूनिट है और ए एक्स क्या है वो 3 यूनिट है, तो इसका रेशो हो गया 3/5। और एक्स वाई, देखिए एक्स वाई जो है ये हमें फाइंड करना है, और बी एम जो है ये हमें 3 यूनिट दिया हुआ है, तो इसको हम यहाँ पे रख लेंगे। तो देखिए एक्स वाई हमें निकालना है, तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 हो गया, 9 को 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 9 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.8 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से एक्स वाई की जो लेंथ है वो हमारी फाइंड हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें सिमिलर ट्राइंगल और बीपीटी थ्योरम दोनों ही हमें यहाँ पे यूज़ करनी पड़ी हैं, उसी की हेल्प से हमारा ये एक्स वाई जो है फाइंड हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है इफ़ साइन थीटा प्लस कोस थीटा इजिकल टू √3 देन फाइंड द साइन थीटा इंटू
कोस थीटा। तो इसे कैसे करेंगे, देखिए जो हमें गिवन है वो हम उसको जो है कैरी करेंगे, लेकर चलेंगे। तो अब ये जो गिवन है, देखिए हमें यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी हैं, जो 3 हमारी आइडेंटिटी है, मैं यहाँ पर आपको लिख के बता देता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी हैं। इन तीनों आइडेंटिटी को हमेशा हमें माइंड में रखना है सॉल्व करते समय ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस को। तो ये इनमें से हमें ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पर यूज करनी है। अब ये कैसे यूज़ करनी है, तो देखिए ये जो हमें गिवन है हमने यहाँ पर लिख दिया। इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पर साइन थीटा प्लस कोस थीटा है, राइट में √3 है। तो अगर मैं बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर स्क्वायरिंग कर दें तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर और √थीटा का स्क्वायर। तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर थीटा, और 2ab 2 साइन थीटा कोस थीटा। √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1, इस वाली आइडेंटिटी से। तो हमने इसको 1 लिख दिया, प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा इजिकल टू 3। अब ये साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये तो हमें वैल्यू इसकी फाइंड करनी है, ये तो हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 1 को क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। 2 साइन थीटा कोस थीटा इजिकल टू 3 माइनस 1, तो ये हो गया 2। तो 2 साइन थीटा कोस थीटा इजिकल टू क्या आ गया, 2। अब ये वैल्यू तो हमें निकालनी है, तो ये 2 जो मल्टीप्लाई में इधर आके ये डिवाइड में हो जाएगा। तो 2/2, 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा कोस थीटा इजिकल टू क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये हमें फाइंड करना था, हमने फाइंड कर लिया विद द हेल्प ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। देखिए इसमें एक ऑप्शनल क्वेश्चन भी है कि या तो हम क्वेश्चन ये वाला कर सकते हैं या ये वाला कर सकते हैं। तो बी पार्ट जो है उसको भी देखते हैं करके कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। यहाँ पर देखिए साइन अल्फ़ा दिया है 1/√2 और कोट बीटा की वैल्यू √3 दी है। तो हमें कोसेक अल्फ़ा प्लस कोसेक बीटा हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए साइन अल्फ़ा की हेल्प से हम कोसेक अल्फ़ा निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि साइन अल्फ़ा इजिकल टू क्या होता है, 1/कोसेक अल्फ़ा होता है। तो कोसेक अल्फ़ा इजिकल टू क्या होता है, 1/साइन अल्फ़ा। तो जो साइन अल्फ़ा की वैल्यू 1/√2 वो हम यहाँ पर रख देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, कोसेक अल्फ़ा मिल जाएगा। तो कोसेक अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी √2। अब बात आती है कोसेक बीटा की। देखिए कोसेक बीटा कैसे निकालेंगे। अब कोसेक बीटा निकालने के लिए यहाँ पर देखिए हम ये जो थर्ड आइडेंटिटी है हमारी, ये हम यहाँ पर यूज करेंगे। अब देखिए हमारा एंगल अल्फ़ा है, तो हम इसे इस आइडेंटिटी को अल्फ़ा एंगल में भी लिख सकते हैं। कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा इजिकल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर अल्फ़ा। अब देखिए हमें तो कोसेक अल्फ़ा का मान चाहिए ना, तो ये स्क्वायर जो है, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट में बदल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कोट स्क्वायर यानी कोट अल्फ़ा, ठीक है। अब कोसेक बीटा निकालना है, तो हम यहाँ पर इसको कोसेक बीटा लिख देते हैं, क्योंकि हम इसमें बीटा में आइडेंटिटी बना लेंगे। बीटा में बना लीजिए। अब देखिए कोट बीटा की वैल्यू आपको √3 दी हुई है, वहाँ पर हम √3 रख देंगे, √3 रख दिया। तो कोसेक बीटा इजिकल टू क्या आ गया, अंडर रूट में 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3 अंडर रूट में 4 और इसकी वैल्यू आ गई 2। तो कोसेक बीटा की वैल्यू क्या आ गई, 2। इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, √2 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस √2। तो इसकी जो वैल्यू है वो √2 ब्रैकेट में 1 प्लस √2 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए दोनों ही क्वेश्चन जो है इन अलजेब्रिक आइडेंटिटी से ही हुए हैं ये, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यानी कि इन पे हमें क्वेश्चन आ ही रहा है एग्जाम में। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, इसमें कहा गया है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 85 एंड 72 लीविंग रिमाइंडर 1 and 2 रिस्पेक्टिवली। तो देखिए हमें क्या करना है, ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है जिसको यदि 85 और 72 से हम डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर बचता है वो 1 और 2 बचता है। तो देखिए
इसके लिए हम क्या करेंगे, यदि 85 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो 85 में से आप 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो क्या बच जाएगा 84। इसी तरीके से 72 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 2 रिमाइंडर आता है, तो इसमें से आप 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, बच गया 70। तो जब आप 84 और 70 का आप HCF निकालेंगे तो आप देखेंगे कि वो HCF जो है वो क्या आता है, क्योंकि हमें ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है कि वो कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है जिससे यदि हम इसको इसको और इसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 और 2 बचता है। तो हमने क्या करा, वो जो रिमाइंडर है उसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो वो एक्चुअल हमने नंबर यहाँ पर फाइंड कर लिए 84 और 70। तो इनका जब हम HCF निकालेंगे तो HCF निकालने के लिए देखिए, या तो आप जो है फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं, या आप 70 से 84 को डिवाइड कर दें। जब HCF निकालेंगे तो इसका जो HCF आएगा वो आएगा 14। तो 14 जो है उससे ये देखिए 84 जो है पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, अब रिमाइंडर 0 बचेगा। इस तरीके से 70 जो है ये भी 40 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो 14 आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया हुआ है, ये बैग कंटेन 4 रेड, यानी कि 4 जो हैं वो रेड बॉल हैं, 3 ब्लू बॉल हैं और 2 येलो बॉल हैं। 1 ball is drawn at random from the bag. Find the probability that the drawn ball is red. तो फर्स्ट जो हमें बताना है वो क्या बताना है, प्रोबेबिलिटी बतानी है कि a drawn ball is red। तो देखिए प्रोबेबिलिटी का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है उसको हम फिर से लिख लेते हैं। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। ये बहुत आसान सा फॉर्मूला है। और नीचे क्या लिखते हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम। तो यहाँ पर देखें यदि, तो हमें क्या करना है, एक लाल बॉल निकलने की एक प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ पर बतानी है। तो फेवरेबल आउटकम कितने हैं यहाँ पर हमारे 4 रेड बॉल है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा न्यूमरेटर में 4। अब डिनोमिनेटर में क्या आएगा, टोटल पॉसिबल आउटकम। तो टोटल हमारे जो आउटकम है वो कितने थे 4 3 2, यानी कि हमारी टोटल बॉल कितनी है 9 बॉल। तो नीचे क्या आ जाएगा 9। तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या आ गया 4/9। इसी तरीके से देखिए सेकंड वाला हमें बताना है येलो। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी बतानी है कि ए ड्रॉन बॉल इज येलो। अब ये कि यदि येलो बॉल निकले उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो फेवरेबल आउटकम अब क्या बन गए हमारे येलो बॉल, वो क्या है 2। और नीचे टोटल पॉसिबल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम क्या है यहाँ पे 9। तो ये 2/9 हो गया, ये 4/9 हो गया। तो इस तरीके से जो प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी है वो हमने यहाँ पर फाइंड कर ली। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस आपको केवल जो दिया हुआ जो एक्सपेरिमेंट है वो केवल समझना है और फॉर्मूले में उसको इम्प्लीमेंट करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 देखें। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया है कि हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर, यानी कि 2 नंबर हैं जिनका जो डिफरेंस है उसको यदि हम हाफ कर दें तो हमें क्या मिलता है 2। और सम ऑफ द ग्रेटर नंबर एंड द ट्वाइस द स्मॉलर नंबर इज़ 13। तो फाइंड द नंबर, हमें नंबर फाइंड करने हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 3 नंबर वाले क्वेश्चन हमारे यहाँ पर शुरू हो गए हैं। तो हम कैसे करेंगे देखिए ज़रा। तो हम क्या करते हैं, लेट, पहले हमें जो 2 नंबर हमें मालूम नहीं है उन नंबर्स को हमें क्या करना है, लेट करना है। तो लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई। और हमें ये भी देख लेना है कि कौन सा नंबर बड़ा है, क्योंकि हमें यहाँ पे जो ग्रेटर नंबर है उसको और जो स्मॉलर नंबर है उसको ट्वाइस का कम जो है उसको हमें दिखाना है। तो क्या करेंगे, हम एक्स को मान लेते हैं कि ये हमारा ग्रेटर नंबर है। तो उसके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हमसे क्या कहा गया है कि जो नंबरों का जो डिफरेंस है एक्स माइनस वाई, अब क्योंकि एक्स बड़ा है तो हम उसमें से वाई को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो नंबरों का जो डिफरेंस है उसका यदि हम हाफ करें तो हमें क्या मिलता है 2 मिलता है। तो हमने क्या करा, एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई 2 इजिकल टू 2 कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो एक्स माइनस वाई इजिकल टू मिल गया 4। ये इक्वेशन 1 बन गई। फिर देखिए एक कंडीशन और दी हुई है हमें यहाँ पे, हमें ये कहा गया है कि द सम ऑफ द ग्रेटर नंबर एंड द ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। अब स्मॉलर नंबर कौन सा है वाई, तो स्मॉलर नंबर का ट्वाइस करा
और ग्रेटर नंबर जो है उसको हमने एज इट इज लिख दिया। करने पर हमें क्या मिल रहा है 13। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई 2। अब हमें 1 और 2 को सॉल्व करना है और अपना जो एक्स और वाई को निकाल लेना है। तो इक्वेशन 2 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, एक्स को आगे की तरफ लिख दूँ, वाई को पीछे। तो ये भी इक्वेशन 2 है। अब देखिए 1 और 2 जो है, 1 में से मैं 2 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। सब्ट्रैक्ट करूँगा तो क्या होगा, एक्स माइनस वाई इजिकल टू 4 और यहाँ पे है ये एक्स प्लस 2y इजिकल टू 13। तो सब्ट्रैक्ट करा तो एक्स एक्स कैंसिल, ये माइनस माइनस हो गया, माइनस का 3y, ये माइनस करा तो 4 में से 13 गया तो माइनस का 9। तो y की वैल्यू क्या आ गई, -9 डिवाइड बाई -3, यानी y इजिकल टू क्या आ गया 3। अब ये y की वैल्यू आप कहीं पर भी पुट कर दीजिए। y की वैल्यू यदि हम यहाँ पर पुट कर दें इक्वेशन 1 में तो क्या आएगा, माइनस का 3 इजिकल टू 4, x इजिकल टू क्या आ गया 7 आ गया, यानी कि x की वैल्यू 7 आ गई और y की वैल्यू 3 आ गई, यानी बड़ा वाला नंबर 7, छोटे वाला नंबर 3 आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 27, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये जो है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन भी है। इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं एग्ज़ाम में जनरली वो हर बार ही पूछे जाते हैं कि प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी वाले। तो किस तरीके से प्रूफ करेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जो दिया हुआ क्वेश्चन है जो √5 है, हम क्या करते हैं √5 को हमने रेशनल नंबर मान लेना है। तो ये जो मेथड होता है ये कंट्राडिक्शन मेथड होता है, कंट्राडिक्शन मेथड। इसका मतलब ये है कि जो हमें प्रूफ हमें करना है हम उसका उल्टा लेके चलते हैं। तो हम उसका उल्टा क्या लेके चल रहे हैं, रेशनल नंबर। अब हम ये दिखाएंगे कि ये जो दिया हुआ नंबर है क्या ये रेशनल नंबर की डेफिनेशन को फुलफ़िल करता है या नहीं। यदि ये फुलफ़िल करेगा तो अच्छी बात है, अगर ये कहीं भी नहीं करेगा, किसी भी बात को नहीं मानेगा, तो हम ये कह देंगे कि हमारी जो एजम्पशन है वो क्या है, रॉन्ग है। तो हमने क्या माना कि ये रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर की अपनी कुछ डेफिनेशन होती हैं। एक तो वो P/Q के फॉर्म में होगा और Q नॉट इक्वल टू 0 होगा, और PQ जो है वो को प्राइम नंबर भी होंगे। को प्राइम नंबर मीन्स कि उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, कोई भी कॉमन फैक्टर वो नहीं होना चाहिए। तो हमने ये यहाँ पर डेफिनेशन लिख दी। उसके बाद हमने क्या करा, P/Q मान लिया। फिर हमने बोथ साइड क्रॉस मल्टीप्लाई करी और बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दी। स्क्वायर करने पर इधर क्या आ गया 5Q², इधर आ गया P²। अब इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग देखिए, इसका मीनिंग क्या है, 5Q² P² का 5 को यदि हम इधर ले आएँ राइट में तो P² के डिवाइड में आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि P² इज डिविजिबल बाय 5। तो P² से 5 जो 5 जो P² को डिवाइड कर रहा है। इसी तरीके से P इज डिविजिबल बाय 5, ये भी P भी जो है वो भी डिविजिबल बाय 5 होगा। तो अगर P 5 से डिवाइड हो रहा है तो P को हम 5 के मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकते हैं। और A क्या है यहाँ पे, कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो अब हमने जब P इक्वल टू 5A मान लिया तो बोथ साइड स्क्वायरिंग करी। तो हमने क्या करा, यहाँ पे जो P की वैल्यू है, इस P की वैल्यू को यहाँ पर हमने इस जगह पर यहाँ पर रख दिया। तो यहाँ पर रखा तो 5Q² इक्वल टू 5A का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए 5 का 25 हो गया, A का A स्क्वायर हो गया, 5 से 25 कैंसिल करा 5, तो Q² इक्वल टू 5A² हो गया। तो इस स्टेटमेंट से हम इस स्टेटमेंट से भी ये लिख सकते हैं कि Q² इज डिविजिबल बाई 5 और Q इज डिविजिबल बाई 5। तो अब इस स्टेटमेंट से भी हमने लिख दिया कि Q को भी हम 5 के मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये जो हमारी बनी है, इन दोनों इक्वेशन से हमने ये दिखाया कि ये जो हमारा है कंट्राडिक्ट, जो हमने मान के चले हैं उसका ये कंट्राडिक्ट है। कि हमारी एजम्पशन जो थी कि P और Q जो वो को प्राइम नंबर हैं, वो तो ये है ही नहीं। तो क्या हुआ, कंट्राडिक्शन हो गया हमारे एजम्पशन का। तो इसका मतलब जो हम लेके चले थे कि ये रेशनल नंबर है, वो ये रेशनल नंबर नहीं होगा और √5 क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। तो इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। बस इसमें केवल आपको स्टेप्स और समझ है कि आप इनको, इस क्वेश्चन को एक बार खुद से करके देख लें। यदि एग्ज़ाम में आएगा तो आप इसके स्टेप्स अच्छे से कर पाएंगे। नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया हुआ है कि -5,3 आर 2 vertices ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, देन फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ द थर्ड वर्टेक्स गिवन दैट ओरिजिन लाई इनसाइड द ट्राइंगल। तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के 2 वर्टेक्स दिए हुए हैं, थर्ड वर्टेक्स हमें बताना है, थर्ड वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट बताने हैं। और ये दिया हुआ है कि ओरिजिन जो है वो क्या कर रहा है, वो जो है
ट्रायंगल के अंदर लाई कर रहा है। तो देखते हैं ज़रा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। और यहाँ पर दिया भी हुआ है कि √3 की वैल्यू 1.7 हमें लेनी है। देखिए यहाँ पे हमने क्या करा है, एक रफली डायग्राम बना लिया है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट दिया हुआ है a -5,3 और जो एक कोऑर्डिनेट दिया है 5,3, वो इस तरीके से x और y एक्सिस पर कहीं यहाँ पर आएंगे। और जो एक थर्ड वर्टेक्स है C पॉइंट, हमने उसको x, y मान लिया। तो जो वर्टेक्स हमें या जो कोऑर्डिनेट पता नहीं होता, हम उसको x और y मान लेते हैं। इसके बाद देखिए हमें ये पता है कि ये ट्रायंगल जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो हमने क्या करा, पहले हमने डिस्टेंस निकाली C और A पॉइंट की। C और A पॉइंट के बीच की डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस फॉर्मूले से हमने यहाँ पे निकाली है। तो वो सीधा हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। वो क्या है, x+5 का स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर। ठीक है। फिर इसके बाद जो है, जो हमने डिस्टेंस निकाली C और B पॉइंट के बीच में, तो ये जो C और B के बीच की डिस्टेंस है वो इस तरीके से आएगी, x-5 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर रूट। अब क्योंकि ये ट्रायंगल जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये जो दोनों डिस्टेंस है ये आपस में बराबर होंगी, यानी इक्वेशन 1 और 2 आपस में बराबर होगी। तो इक्वेशन 1 को 2 के बराबर करा तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। और ये वाली जो टर्म है y-3 का स्क्वायर, y-3 का स्क्वायर वो इधर भी आ रही है, इधर भी आ रही है, तो ये टर्म से ये टर्म भी कैंसिल हो गई। इसके बाद में बच गया यहाँ x+5 का होल स्क्वायर, यहाँ बच गया x-5 का होल स्क्वायर। इसके बाद x+5 का होल स्क्वायर हमने यहाँ पे ओपन कर दिया, तो ये हो गया x² + 25 + 10x। यहाँ पे x-5 का जो होल स्क्वायर है वो ओपन कर दिया, तो वो क्या आ गया, x² + 25 - 10x। तो x² से x² कैंसिल, 25 से 25 कैंसिल, 10x जब लेफ्ट में गया तो 20x हो गया और x की वैल्यू यहाँ से 0 आ गई। अब देखिए, अब एक चीज़ और हम यहाँ पर देखेंगे कि a और बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है। देखिए यहाँ से ये वाली जो डिस्टेंस है ये x एक्सिस के अलोंग है, ये 5 यूनिट है। इसी तरीके से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये 5 यूनिट है। और अगर हम चाहें तो डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। तो a से b तक की जो डिस्टेंस आएगी वो 10 यूनिट आएगी। तो a से b तक की जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट है। इसी तरीके से a से c तक की जो डिस्टेंस होगी वो भी 10 यूनिट होगी। और अगर दोनों साइड हम स्क्वायर कर दें तो AC स्क्वायर क्या आ जाएगा, 100। अब AC की जो वैल्यू है वो तो हमने निकाली हुई थी, ये रही यहाँ पे। तो स्क्वायर रूट में x+5 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने क्या करा, AC स्क्वायर की वैल्यू रख दी, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हमने ये = 100 लेके चले। तो यहाँ पर देखिए x की जो वैल्यू 0 निकली थी वो हमने यहाँ पर 0 रख दी। तो ये 5 का स्क्वायर 25 हो गया। y-3 का होल स्क्वायर जो है वो यहाँ पे बच गया, 25 इधर आया तो 75 हो गया, y-3 का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर इधर आ गया तो स्क्वायर रूट बन गया। तो ये 5 - 3 क्या बन गया, 5√3। और y की वैल्यू क्या आ गई, 5√3 + 3। अब यदि आप चाहो तो यहाँ पर √3 की जो वैल्यू 1.7 आपको क्वेश्चन में दी हुई है वो भी आप यहाँ पर रख सकते हो। अदरवाइज़ आप यही y की वैल्यू ये भी छोड़ सकते हो। और x की वैल्यू, y की वैल्यू ये आ गई, तो आपके जो कोऑर्डिनेट आ गए वो क्या आ गए, x, अब देखिए जो स्क्वायर रूट आया है 75 to 5√3, ये चाहे तो आप प्लस माइनस भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो आप लिखेंगे वो लिखेंगे 5√3 + 3। तो ये आपके कोऑर्डिनेट आ गए x, y। जो थर्ड वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट ये आ गए। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 देखें। क्वेश्चन नंबर 29 जो है ये सर्किल और उसके टेंजेंट पर बेस है। तो इसमें दिया हुआ है कि PT और PQ ये दोनों टेंजेंट हैं, एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ हो रही हैं। तो एक तो हमें ये पता है कि PT और जो PQ हैं, PT = TQ, ये दोनों टेंजेंट हैं एक्सटर्नल पॉइंट से, तो ये बराबर हैं। यदि ये बराबर हैं तो इनके ये ट्रायंगल अगर ये बराबर है तो इनके अपोजिट जो एंगल हैं वो भी आपस में बराबर होंगे। तो हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं, लेट एंगल PTQ = 2θ मान लेते हैं। तो ये ऐसा मानने से क्या होगा कि जो है जब हम हाफ करेंगे तो उससे हमें कोई परेशानी नहीं आएगी। तो एंगल PTQ हमने क्या ले लिया, यहाँ पे 2θ ले लिया। तो अब हम देखें एंगल TPQ एंड PQT, ये जो दोनों एंगल होंगे क्योंकि ये आपस में बराबर हैं, तो ये कैसे निकलेंगे, अगर 180 में से इस एंगल को हम घटा दें और आधा कर दें, तो 180 में से यदि ये वाला एंगल हम घटा दें और आधा कर दें तो क्या आ जाएगा, TPQ और PQ2
दोनों एंगल आ जाएंगे। तो वो क्या आ गया 90 माइनस थीटा। तो ये दोनों एंगल क्या आ गए 90 माइनस थीटा। अब देखिए हमें बताना क्या, हमें पी टी क्यू जो है बताना है कि पी टी क्यू जो है ये ट्वाइस है किसका, ओ पी क्यू का। ओ पी क्यू कहाँ है, ओ पी क्यू ये रहा। देखिए ओ पी क्यू जो, ये ओ पी जो है ये रेडियस है सर्किल की और ये टेंजेंट है। तो रेडियस और जो टेंजेंट होती है उसके बीच में 90 डिग्री एंगल बनता है, ये हमें पता है। तो एंगल ओ पी क्यू ये कैसे निकलेगा, 90 में से यदि हम क्या सब्ट्रैक्ट कर दें, हम 90 में से यदि पी क्यू पी टी ये वाला एंगल यदि सब्ट्रैक्ट कर दें तो एंगल ओ पी क्यू हमें मिल जाएगा। तो देखिए 90 माइनस ओ क्यू टी जो है वो क्या है क्यू पी टी ये वाला एंगल जो हमने अभी निकाला है ये एंगल क्या है 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दें तो 90 माइनस 90 और प्लस का थीटा, 90 से 90 कैंसिल, यहाँ पर क्या बच गया, ये थीटा बच गया। तो यहाँ देखिए तो एंगल ओ पी क्यू ये क्या आ गया हमारा थीटा, और पी टी क्यू क्या है हमारा, पी टी क्यू जो है एंगल पी टी क्यू जो है वो है 2 थीटा। तो इन दोनों इक्वेशन से जो हमें प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया है कि ओ पी क्यू जो है पी टी क्यू का क्या है, हाफ है। तो ओ पी क्यू जो है पी टी क्यू का क्या है, हाफ है। या हम ये भी कह सकते हैं कि पी टी क्यू जो है ओ पी क्यू का ट्वाइस है। देखिए इसका एक पार्ट बी भी दिया हुआ है कि या तो हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे या इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को भी करके देखते हैं। देखिए इसमें हमें यदि देखें तो डी आर बराबर डी एस होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ हो रही है और इसकी जो लेंथ है हमें क्वेश्चन में दी हुई है वो क्या है 3 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे साम ब्रैकेट में बना के रीजन भी लिख सकते हैं कि टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम जो है कॉमन पॉइंट विल बी इक्वल। ठीक है, इसके बाद में देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर क्या लेंगे, ए आर इजिकल टू, देखिए ए आर फाइंड करते हैं। ए आर जो है, ए आर कहाँ पर है, ए आर ये रहा। ए आर जो है यदि ए डी में से यदि हम डी आर को घटा दें तो देखिए ए डी जो लेंथ है वो तो हमें दी हुई है ना 17, और डी आर जो है वो हमें पता है 3 सेंटीमीटर है। तो क्या आ जाएगा, ए आर आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो ए आर हमें मिल गया 14 सेंटीमीटर हमने निकाल लिया। इसके बाद में देखिए ज़रा, हमें ये भी पता है कि ए क्यू जो है वो ए आर के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ए क्यू और ए आर ये दोनों क्या हैं, ये एक्सटर्नल पॉइंट से, सेम एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ हो रही हैं सर्किल पे। तो इनकी दोनों की जो लेंथ होगी वो 14 सेंटीमीटर होगी। फिर इसके बाद देखिए क्यू भी, देखिए क्यू भी जो है वो भी क्या होगा, ए बी माइनस ए क्यू हो जाएगा इजिकल टू 20। देखिए अब ए बी जो है, ए बी की लेंथ हमें पता है क्वेश्चन में दी हुई है 20 सेंटीमीटर, और ए क्यू जो है, ए क्यू है 14, अभी हमने निकाला है ए क्यू 14। तो क्यू बी की लेंथ क्या आ गई 20 माइनस 14 यानी 6 सेंटीमीटर। तो ये 6 सेंटीमीटर मिल गया। तो हमें पता है कि क्यू बी इजिकल टू ओ पी। देखिए क्यू बी कहाँ है ये रहा, और ओ पी क्या है, ओ पी कहाँ है, ओ पी ये रहा। ठीक है, ये 90 डिग्री एंगल बनना है इजिकल टू रेडियस। तो ये क्या है, ट्रायंगल की रेडियस है, और ट्रायंगल की जो रेडियस होती है वो आपस में बराबर होती हैं। तो इसकी लेंथ क्या आ जाएगी, रेडियस की वो आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से जो है हमें रेडियस बतानी थी, उसकी जो लेंथ आ जाएगी वो 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें दिया है tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 इजिकल टू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने से पहले देखिए यहाँ पर हम एक आइडेंटिटी की बात कर लेते हैं कि sec स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये एक हमारी आइडेंटिटी होती है। तो इस आइडेंटिटी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कहीं पर 1 है तो हम 1 को sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लेफ़्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, ये लेफ़्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो लेफ़्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और उसको राइट हैंड साइड के बराबर यहाँ लेकर आएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम क्या लेके चलेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो है हमारी tan थीटा sec थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय
टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। तो ये जो वन है यहाँ पर, इसको हम क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा सेक थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय टेन थीटा सेक थीटा प्लस वन। और ये काम हम केवल ऊपर करेंगे, नीचे नहीं करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर ऊपर जब कॉमन लेंगे तो सेम नीचे वाली टर्म ही हमें मिल जाएगी। तो देखिए टेन थीटा प्लस सेक थीटा, अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो है वो इस आइडेंटिटी की तरह वर्क करेगी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको एक बार ऐड करके लिख देंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करके लिख देंगे, इजिकल टू टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। तो जब ऊपर से कॉमन लेंगे, देखिए टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ये वाली टर्म तो कॉमन आ जाएगी, तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन आ गया। यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पे तो वन बच गया, माइनस यहाँ क्या बच गया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और इस माइनस की जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का सेक थीटा हो गया और ये प्लस का टेन थीटा हो गया, और डिवाइड में क्या है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। तो इस वाली टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बच गया, टेन थीटा प्लस सेक थीटा। अब देखिए टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और सेक थीटा को कोस थीटा, एलसीएम लेंगे तो ऊपर बच गया वन प्लस साइन थीटा और नीचे कोस थीटा। तो ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई, तो हैंस प्रूव्ड हो गया। देखिए दिए हुए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो है एक रूम जो है वो एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में है और वो सरमाउंटेड है एक हेमीस्फेयर से। तो हेमीस्फेयर जो है बिल्कुल वो अटैच है, और क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि जो रेडियस है वो हाइट की क्या है, हाफ है। तो हमने यहाँ पे जो रेडियस है हाइट को हाफ मान लिया, तो एच जो है वो ट्वाइस हो जाएगी रेडियस की। तो हमें क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दिया है कि सिलेंडर का वॉल्यूम है और जो हेमिस्फेयर यानी जो टोटल वॉल्यूम है वो दिया है 1408 डिवाइड बाय 21, इतना हमें जो ये दिया हुआ है। तो हमने क्या करा, देखिए पाई आर स्क्वायर एच जो है ये तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, 2/3 पाई आर क्यूब ये हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होता है। तो दोनों वॉल्यूम को जोड़ दिया, किसके बराबर कर दिया, जो दिए हुए हमें वॉल्यूम है उसके बराबर कर दिया, उस वैल्यू के बराबर। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो एच है, एच की वैल्यू हमने यहाँ पे 2r रख दी, ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये रिलेशन दिया था। तो 2/3 पाई आर क्यूब हो गया, तो ये 2 पाई आर क्यूब हो गया और ये 2/3 पाई आर क्यूब हो गया। यहाँ से हमने 2 पाई आर क्यूब कॉमन ले लिया, यहाँ पे बच गया 1, यहाँ पे बच गया 1/3, दोनों को ऐड करा एलसीएम लेके तो 4/3 आ गया। यहाँ पे देखिए यहाँ से 3 से हमने 21 को डिवाइड करा, 7 आ गया। तो पाई आर क्यूब जो है ये यहाँ पे देखिए 1408/7, और ये 4×2 8, यहाँ इधर डिवाइड में आ गया। अभी हमने पाई की वैल्यू भी रख दी 22/7, तो 22/7 आर क्यूब इजिकल टू 176 डिवाइड बाय 7। तो फिर हम 22/7 को भी उधर राइट हैंड साइड में ले गए, तो 7 तो जाएगा मल्टीप्लाई में, 22 डिवाइड में आ गया। फिर हमने क्या करा, यहाँ पे 8 से 1408 को डिवाइड करा तो 176 आ गया। फिर यहाँ पे ये देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया, फिर यहाँ पे देखिए 2 से डिवाइड करा तो 88 और नीचे 11 आ गया। तो 11 से 88 को डिवाइड करा तो 8 आ गया, तो आर क्यूब इजिकल टू 8 आ गया, आर की वैल्यू 2 आ गई, और एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि एच जो था वो रेडियस का ट्वाइस था। अब हमें हाइट बतानी थी टोटल रूम की, तो टोटल रूम की हाइट क्या होगी, वो रेडियस और एच, देखिए ये रेडियस है ये एच है, तो आर और एच के सम के बराबर होगी टोटल हाइट जो है रूम की, तो वो हो जाएगी आर और एच के बराबर, और आर की वैल्यू 2 है, एच की वैल्यू 4 है, तो ये हो जाएगी 6 मीटर। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए इसमें एक चॉइस भी दी हुई है कि ये वाला पार्ट हम या तो ये वाला पार्ट करें या ऊपर वाला पार्ट करें। तो देखिए कैसे करते हैं, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है वॉल्यूम एम्प्टी कोन इज ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, हाइट दी हुई है 12 सेंटीमीटर, आइसक्रीम इज फिल्ड इन इट से दैट लोअर पार्ट ऑफ द कोन विच इज 1/6 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज अनफिल्ड बट हेमिस्फीयर इज फॉर्म ऑफ द टॉप, फाइंड वॉल्यूम ऑफ द आइसक्रीम। तो हमें इस आइसक्रीम का वॉल्यूम बताना है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन, देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए आर क्या है,
आर की वैल्यू है 3, एच की वैल्यू है 12, तो आर स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, ठीक है। और एच क्या है 12, तो हमने 12 यहाँ पे रख दिया। सिंपलीफाई करेंगे तो 36 पाई सेंटीमीटर क्यूबिक यहाँ पे हमें मिल गया। फिर इसके बाद देखिए वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन द कॉन। अब हम उस आइसक्रीम का वॉल्यूम निकालेंगे जितना इस कॉन में आइसक्रीम है। तो वो देखिए वो दिया है कि 1/6 द वो है क्या है अनफिल्ड है, तो फिल्ड कितनी हो गई 5/6। तो आइसक्रीम का वॉल्यूम क्या हो गया 5/6, 36 इंटू पाई, यानी कि टोटल कौन के वॉल्यूम का 5/6, तो वो क्या हो गया 13 पाई सेंटीमीटर क्यूबिक। फिर इसके बाद अब देखिए वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम ऑन टॉप, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम ऑन टॉप, तो वो क्या हो जाएगा, ये जो टॉप है अगर आप टॉप की बात करेंगे तो वो एक हेमिस्फीयर है, और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। पाई और आर की वैल्यू क्या है 3, 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27, तो वो आ जाएगा इजिकल टू में 18 सेंटीमीटर, 18 पाई सेंटीमीटर क्यूबिक। अब हमें क्या बताना है, अब हमें टोटल वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, अब हमें जो है टॉप और नीचे कोन दोनों को मिला के वॉल्यूम बताना है। तो जो फील्ड है वो कितनी है 13 पाई सेंटीमीटर क्यूबिक, 13 पाई, और जो ऊपर टॉप है वो क्या है 18 पाई, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 14 पाई सेंटीमीटर क्यूबिक हो गया। अब देखिए जो पाई के मान है यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 3.14, हमें वो रखना है, 3.14 रख दीजिए। 3.14 रखेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे आएगा 150.72 सेंटीमीटर क्यूबिक। तो इस तरीके से देखिए हमने जो है यहाँ पर 2 नंबर और 3 नंबर वाले क्वेश्चंस भी सोल्व करके देखें और आपको बताएं कि किस तरीके से वो किन फॉर्मूलों से किस तरीके से आपको वो टैकल करने हैं। तो आप इनको खुद से भी करके देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। और अब अगले पार्ट में हम 4 नंबर वाले और 5 नंबर वाले क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें हमारे 4 नंबर वाले केस स्टडी वाले क्वेश्चन हैं और 5 नंबर वाले हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। तो जो है आप ये क्वेश्चन जितने भी बताए गए हैं इनको खुद से करके देखिएगा, और ये पेपर जो है आप इसको खुद से करने के लिए ट्राई करें, ये बहुत यूज़फुल होगा आप लोगों के लिए।